नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं दो ब्रोकिंग कंपनीज़ की। और ब्रोकिंग कंपनीज़ का अध्ययन करने के साथ साथ ही आपको ओवरऑल जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, यानी स्टॉक और कमोडिटी या करेंसी के जो ब्रोकिंग करते हैं, वो कंपनीज़ का ओवरऑल आपको व्यू भी मिलेगा। और ये भी जानने के लिए मिलेगा कि आखिर कंपनीज़ को किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या इनमें रिस्क है, और क्या जो नॉर्मल फाइनेंशियल मैट्रिसेस जैसे P/E है, प्राइस टू बुक है, ROE है, ये सारी चीज़ें क्या इन इस तरह की कंपनीज़ के ऊपर लागू है या कुछ और हमें देखना है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें हैं। इसके साथ साथ ही ब्रोकिंग कंपनीज़ के मॉडल भी डिफरेंट हैं। तो आज जिन दो कंपनीज़ का मॉडल हम डिस्कस करेंगे, उनमें से एक फुल सर्विस ब्रोकर है और जो दूसरा है वो डिस्काउंट ब्रोकर है। अब ये दोनों यानी कि फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम दो कंपनीज़ के बिज़नेस का अध्ययन तो करेंगे ही, लेकिन आपको इसमें एक ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर की जानकारी भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी से, जिसका नाम है आदित्य बिरला मनी। और इसके बिज़नेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें नीलम जी से प्राप्त हुआ है। तो देखिए 1995 में ये कंपनी स्थापित हुई और अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने अपोलो सिंदूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी डाली। तो ओरिजिनली ये जो आदित्य बिरला मनी है ये इस नाम से शुरू हुई और अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने इसको शुरू किया। 2009 में आदित्य बिरला नोवो ने इसको एक्वायर कर लिया। और आदित्य बिरला नोवो जो है वो कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग जब आदित्य बिरला ग्रुप की हुई तो खुद जो है वो मर्ज हो गई। तो बात ये है कि अब जो है ये आदित्य बिरला मनी, इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो आदित्य बिरला कैपिटल है। तो ये आदित्य बिरला मनी करती क्या है? आदित्य बिरला मनी फुल सर्विस ब्रोकर है और ये रिटेल को, यानी कि आप और हमारे जैसे HNIs को, आप में हमारे में से कोई लोग ऐसे भी होंगे जो हाई नेटवर्थ वाले लोग होंगे, तो HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, फिर कंपनीज़ को या कॉरपोरेट्स को, और फिर इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी ये ब्रोकिंग और हर तरह की सर्विस जो मैं आगे बताऊंगा वो प्रोवाइड करती है। तो ये है फुल सर्विस ब्रोकर। अब जान लेते हैं कि फुल सर्विस के अलावा एक और तरह का जो ब्रोकर होता है वो डिस्काउंट ब्रोकर होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो फुल सर्विस ब्रोकर है ना, वो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कराता है, यानी आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी प्रोवाइड करता है, पर्सनलाइज्ड। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर चाहिए तो वो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो अलॉट कर देगा। वो आपको बताएगा क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है, कैसे करना है, सारी आपको हैंड होल्डिंग आपकी करता है। रिसर्च रिपोर्ट्स ये निकालते हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए कर सकते हैं, उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग है, वेल्थ जो एस्टेट प्लानिंग है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जो बड़ी ज़मीन जायदाद और संपत्ति है उसको अपने बच्चों को संभलवानी है तो किस तरीके से उसको बंटवारा करें और किस तरीके का उसको मैनेजमेंट करें, तो सक्सेशन प्लानिंग या एस्टेट प्लानिंग वगैरह भी ये करते हैं। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम भी ये चलाते हैं, जिसमें आपका पोर्टफोलियो जो है वो ये ले लेंगे या आपको एक प्रोवाइड करेंगे एक सर्विस की, भाई या तो आप कर लीजिए इस पोर्टफोलियो को मैनेज हमारी एडवाइस पे, या हमको दे दीजिए कम्प्लीटली, हम आपके बिहाफ पे मैनेज करेंगे। और उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए ये फीस चार्ज करते हैं। तो ये बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इनका है, मतलब जो फुल सर्विस ब्रोकर का उनका है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो जो है वो पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। वो डू इट योरसेल्फ, एक ऐप आपको दे देंगे या वेब का कोई प्लेटफॉर्म दे देंगे या कोई सॉफ्टवेयर आपको दे देंगे जिसके थ्रू आप खुद ट्रेड पंच कर सकते हैं, आपको खुद डिसीजन लेने हैं। और उनका जो पूरा फोकस होता है, तरह तरह के अलग अलग चीज़ें तो ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो होती है ना वो अल्टीमेटली आपकी होती है। ये आपको ऑप्शन, जैसे मान लिया आप डेरिवेटिव में आप ट्रेड करते हैं तो डेरिवेटिव में आपको बता देंगे कि भाई ये ऑप्शन चेन है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनलाइज्ड वाली जो बात होती है ना वो ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं करते हैं। और इसी कारण से जो डिस्काउंट ब्रोकर्स की जो फीस होती है और जो चार्जेस होते हैं और जो कमीशन होता है वो फुल सर्विस ब्रोकर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है।
अब आदित्य बिरला मनी जो है वो एग्जैक्टली क्या करती है, तो देखिए ये ट्रेडिंग करवाती है और इन्वेस्टमेंट कराती है। ये NSE, BSE और MCX तीनों प्लेटफॉर्म पर ये रजिस्टर्ड है, यानी तीनों के लिए ये ब्रोकर है। तो स्टॉक्स में आप इसके माध्यम से, यानी आदित्य बिरला मनी के माध्यम से आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब ये खरीदा बेची तो वो ट्रेडिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये थोड़ा लंबा होराइजन के लिए अगर आप लेके रख लेते हैं शेयर्स को तो उनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो स्टॉक्स की, करेंसी की, कमोडिटी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग ये करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो कॉल पुट जो करते हैं वो। फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कराते हैं SIP वगैरह के लिए, या लंप सम इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। फिर PMS जैसे मैंने बताया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, जिसमें आपको एक सर्टेन पोर्टफोलियो ये बता देंगे और फिर उसके लिए आपसे फीस चार्ज करेंगे। फिर ये लोन प्रोवाइड करते हैं, होम लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, वहाँ से भी इनको कमीशन और फीस आती है। इसके बाद NPS न्यू पेंशन स्कीम जो है वो, उसके लिए भी ऑथोराइज्ड एजेंट हैं। इंश्योरेंस भी बेचते हैं जिसमें हेल्थ और लाइफ दोनों इंश्योरेंस है। और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में भी ये डील करते हैं। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में अगर आपको कोई ख़रीदना हो अनलिस्टेड सिक्योरिटी, तो इनके रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाके और आप जो कोट है, यानी कि अनलिस्टेड सिक्योरिटी का क्या भाव चल रहा है और कितना आपको चाहिए, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ख़रीदना चाहें तो उनसे ख़रीद भी सकते हैं। दूसरी बात ये वेब पे भी अवेलेबल है और ये फिज़िकल इनकी प्रेजेंस भी है। तो 1100 से ज़्यादा टाउन्स में ये प्रेजेंट है और 66 इनके ब्रांचेस है। 1000 से ज़्यादा इनके फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी भी जो देते हैं, ठीक है। तो वो 9 लाख से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं। अब इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स की मैं बात कर लूँ तो 3 इनके रेवेन्यू सेगमेंट हैं। उनमें से पहला है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आती है, तो ये देखिए मार्जिन फंडिंग करते हैं। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है किसी शेयर को ख़रीदने के लिए तो आपको ये वो पैसा प्रोवाइड कर देते हैं और थोड़ा सा पैसा आपको लगाना पड़ता है, बाकी आप इनसे ले लीजिए और उसके बदले में ये आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और फीस चार्ज करते हैं। और इस फीस एंड कमीशन है, तो जैसे आपने कमीशन कहाँ से आएगा, तो आपने जो ब्रोकरेज ली वहाँ से कमीशन आपका आएगा। फीस कहाँ से आएगी, जैसे PMS का आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। फिर इसी तरीके से जो NPS में या इंश्योरेंस में या एस्टेट और सक्सेशन प्लानिंग है तो वहाँ से भी फीस और कमीशन आती है। और नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, यानी खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी ये रखते हैं और जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, जिस दिन ये स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उस दिन की जो फेयर वैल्यू है और जो जिस भाव में इन्होंने ख़रीदा, उन दोनों का जो डिफरेंस है, चाहे वो प्लस में हो या यानी कि वो फ़ायदे में हो या नुकसान में हो, तो वो जो फ़ायदा और नुकसान है पेपर पर, ठीक है, वो एक इनका तीसरा रेवेन्यू सेगमेंट है। तो जो इंटरेस्ट इनकम जो है, जो 3 सेगमेंट में से इंटरेस्ट इनकम से इनको 49% रेवेन्यू आता है, फीस एंड कमीशन से 44% रेवेन्यू आता है। तो इंटरेस्ट इनकम और फीस एंड कमीशन से 93% इनका टोटल रेवेन्यू आता है। और नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस से 7% आता है, वो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, यानी कि जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें कितनी कमी बेशी हुई जिस दिन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, वो एक थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजिंग वाला जो है, यानी ग्रे एरिया है कि वहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको टैकल करना इस बिज़नेस मॉडल को समझने के लिए आवश्यक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर मार्केट कैप की बात करूं, आज मैं वो रेगुलर जो मार्केट कैप में डेट, इक्विटी और ये सब नहीं बता रहा हूं। उसका कारण भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं, ब्रोकर स्पेशली स्टॉक और जो कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव में या जो स्टॉक ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टमेंट में हो, तो वहाँ पर ये मैट्रिसेस काम नहीं करते हैं। और उसका कारण क्या है वो मैं आपको अब वीडियो के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मार्केट कैप जो है वो 955 करोड़ का है। 3 साल की सेल जो है वो 25% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 42% का बढ़ा है। ROE इनका बहुत अच्छा है 37%, लेकिन जो डेट टू इक्विटी वो काफ़ी ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा इनकी डेट टू इक्विटी है। जो इसमें जो खास बात है वो ये है कि इनके पास जो बैकिंग है ना वो बड़ी सॉलिड है। और ब्रोकिंग के बिज़नेस में सॉलिड बैकिंग एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है पैसे के मामले में। यानी जितना बड़ा आपके पीछे एक ग्रुप खड़ा हुआ है, पैसे वाला ग्रुप खड़ा हुआ है, उतना ही आपकी जो ब्रोकिंग है ना वो स्ट्रांग मानी जाएगी।
अब जो प्रमोटर के पास यानी जो आदित्य बिरला कैपिटल जैसे मैंने बताया, उसके बाद 73.5% स्टेक है, FII और DII के पास नेग्लिजिबल है, और जो पब्लिक के पास रेस्ट जो है 26.5% है। अब मैं और आगे डिटेल में पूरी इंडस्ट्री की बात करूं उससे पहले जो दूसरा हमारा सेगमेंट, दूसरा जो ब्रोकिंग का जो शेयर था जिसको हमको आज डिस्कस करना था, वो एक बार देख लेते हैं। तो उसका नाम है 5 पैसा, और राजीव सेठी जी ने इसके बिजनेस मॉडल के लिए हमसे अनुरोध किया है। तो 2016 में ये डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में IIFL की होल्डिंग की होली ओन सब्सिडियरी थी, यानी कि कंप्लीटली उसी में समाहित थी IIFL होल्डिंग में, और अलग इसका स्वतंत्र नहीं अस्तित्व नहीं था। 2017 में इसका डीमर्जर हो गया, यानी कि IIFL होल्डिंग से ये अलग हो गई, और वहाँ पर ये उसके बाद इसकी लिस्टिंग करा दी गई, और तब से ये बाज़ार में NSE BSE में लिस्टेड है। अब ये क्या है, ये डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब ये कि भाई आपको तो मैं ऐप पकड़ा दूंगा या कोई वेब का प्लेटफॉर्म पकड़ा दूंगा या कोई सॉफ्टवेयर पकड़ा दूंगा, और आपको जो है वो अपने हिसाब से ही, यानी आपको खुद डिसीजन लेके, मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं करूँगा, आपको खुद डिसीजन लेना है क्या खरीदना है क्या बेचना है। जो डिस्काउंट ब्रोकर जैसे 5 पैसा है वो बहुत ज़्यादा आपको पैराफ्रेनालिया यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट वाली चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता। वो कुछ जो कोई ऑप्शन चेंज आपको देखने के लिए, या उसके कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कभी बोनस आ रहा है, कभी स्प्लिट हो रहा है, कभी इसका डिविडेंड आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ों के जो अलग अलग जो टैब्स जो होते हैं, यानी कि अलग अलग कुछ फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल वाली फैसिलिटीज़ ये आपको देते नहीं है, इसके कारण इनकी कॉस्टिंग भी कम होती है। अब इनका जो कस्टमर बेस है 49.1 लाख कस्टमर बेस है, और 2.23 करोड़ यानी 2,23,00,000 जो लोग हैं इनके ऐप यूज़र हैं। इनके जो 2 सेगमेंट हैं, अब वो 34% इनकी इंटरेस्ट इनकम आती है, तो 34% जैसे मैंने बताया मार्जिन फंडिंग जो ये करते हैं ज़्यादातर उसका कंपोनेंट होता है। और उसके बाद फीस एंड कमीशन जो मैंने आदित्य बिरला मनी वाले में मैंने डिस्कस किया, तो फीस एंड कमीशन से इनका रेस्ट 66% रेवेन्यू जनरेट होता है। 12% ROE है, और 1199 यानी करीब 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। 3 साल की सेल 7% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट 66% बढ़ा है। अब ये बात तो हो गई कि एक डिस्काउंट ब्रोकर की, एक फुल सर्विस ब्रोकर की। अब ओवरऑल जब भी आप किसी ब्रोकर को, स्टॉक और कमोडिटी वाले ब्रोकर को जब स्टडी करें, तो आपको कुछ इस पूरे सेगमेंट में जो प्रॉब्लम है और जो अच्छाइयाँ हैं वो समझ लेनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ तो क्या है, देखिए राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन है, तो Tier 2 और Tier 3 में जो है वो लगातार लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। रोज़ नए नए डीमैट अकाउंट खुलते हैं, और नए से नए लोग जो है ना वो शेयर बाज़ार से जुड़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये, तो जब कोई आपके पास नए नए ग्राहक लगातार आएंगे बाज़ार में, तो ऑफ कोर्स किसी न किसी ब्रोकर से तो उनको जोड़ना ही पड़ेगा। फिर जो डिजिटाइजेशन है, तो आपको कोई फिजिकल काम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अकाउंट खुलाना है तो आप आधार बेस्ड आजकल KYC होती है, उसके थ्रू आप फटाफट अकाउंट खुलवा लेते हैं, और देश के किसी भी कोने में आप हों वहाँ पर, तो ये ईज़ ऑफ ऑनबोर्डिंग है। तो ये भी ब्रोकिंग कंपनीज़ के लिए अच्छी बात है। सेबी रेगुलेशन जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गए हैं, मतलब आप इन्वेस्टर से कोई चीटिंग करना अब आसान नहीं रहेगा। चीटिंग तो देखिए हमेशा होती ही रहेगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सेबी का जो रेगुलेशंस हैं वो इतने टाइट हो चुके हैं ब्रोकिंग पे और ओवरऑल मार्केट पे, कि आसान नहीं रह गया किसी सीधे साधे इन्वेस्टर को भी बेवकूफ़ बनाना। उसके बाद जो T+1 सेटलमेंट है, उसका जो मनी का सर्कुलेशन है बहुत जल्दी, अब T+0 भी आ गया है, तो T+0 और T+1 करके जो ये सेटलमेंट्स हैं उनसे मनी का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो गया, इसलिए जो खरीदने और बेचने का जो स्पीड है, ठीक है ना, वो भी बढ़ गई है। तो मल्टीपल टाइम्स जो है आपके ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं बाज़ार में आ रहे हैं, जैसे रीट हुआ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इन्वेट हुआ, या और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जैसे हुए। आजकल काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो हैं वो, जैसे ये 5 पैसा वाला है, तो ये US में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर ग्रोइंग इकनॉमी है भारत की, और जैसे जैसे किसी भी देश की इकनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे शेयर बाज़ार भी बढ़ता है। ये बात तो रही कि भाई ये ब्रोकिंग कंपनीज जो हैं ये देश की प्रगति का इकोनॉमिक इंडिकेटर है, और अगर लगातार ब्रोकिंग कंपनीज का बिजनेस बढ़ता है तो ये देश की समृद्धि का परिचायक भी है, केवल एक इंडिकेटर है। अब बात करते हैं कि इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और क्यों आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अध्ययन करते समय
जो नॉर्मल मैट्रिसेस हैं वो नहीं देखने चाहिए। वहाँ पर आपको क्या देखना चाहिए? वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आखिर किस तरफ से इस ब्रोकिंग कंपनी में रिस्क जनरेट हो सकता है। अब देखिए, इसको मैं समझाता हूँ। रिस्क का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करे। अब कैसे इम्पैक्ट करेगी? देखिए, क्या है, ब्रोकिंग और जो शेयर बाज़ार है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से शेयर बाज़ार वॉलेटाइल है ना, कल को क्या हो जाए पता नहीं। तो ऐसे ही ब्रोकिंग कंपनी का जो भाग्य है वो शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ है। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आखिर क्या इस ब्रोकिंग कंपनी की परफॉर्मेंस रहने वाली है वो किसी को नहीं पता। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है या कोई और बाज़ार में प्रॉब्लम आती किसी भी तरीके, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे बिना इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, तो उससे बाज़ार में ग्राहकों का भागने का यानी कि ग्राहकों को विड्रॉ करने का एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब ग्राहक ट्रेड ही नहीं करेगा। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ, तो कोरोना के टाइम में जब बाज़ार नीचे गिर रहा था तो कोई लेने को तैयार नहीं था और बाज़ार अपने वेट से नीचे जा रहा था। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि भाई कल जो हमने वीडियो बनाया था NSDL के ऊपर, तो आप वहाँ पे हमने कहा था भाई दलाल के दीवाला नहीं और सुने घर या खंडर में ताला नहीं, मतलब खंडर में ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ जो दलाल है, तो दलाल को तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है और उसके बाद वो ग्राहकों की ऑन बोर्डिंग करता रहे। तो देखिए, ये बात सही है, लेकिन ग्राहकों यहाँ पर NSDL का बिजनेस मॉडल और जो ब्रोकिंग का बिजनेस मॉडल है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वहाँ पर ट्रांजैक्शन पे ये डिपेंडेंट हैं। NSDL भी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आप और समझिए, सिक्योरिटी मार्केट के जितने भी इशूअर्स हैं वो जब आपके यहाँ सिक्योरिटी रखते हैं तो उसके भी एनुअल चार्जेस वो लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आप केवल डीमैट के जो चार्जेस, जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो लेने के अलावा तो आप कुछ ले ही नहीं सकते अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की। और आप ये देखिए, इंटरेस्ट इनकम से जो इनका रेवेन्यू आता है वो आदित्य बिरला वालों का 49% आता है और जो 5 पैसा का वो 34% आता है। और फीस और इनकम से आदित्य ये 5 पैसा का 66% आता है। मतलब कंप्लीटली 66% ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? फीस और इनकम के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई ब्रोकर के पास ऐसे कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे चाहे ये बाजार में कुछ भी उठापटक होती रहे, मैं ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करूं, मैं वो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करूं। मैं जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करवाते हो तो ठीक है, आपने मार्जिन दे दिया, उसके बाद क्या है कि जैसे उसका मार्जिन, कोई मार्जिन आपने दिया और उससे नीचे भाव चला गया, यानी कि उस सज्जन को, उस व्यक्ति को या इन्वेस्टर को लॉस लग रहा है, तो आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है। वो ये कहता है भाई थोड़ा सा और मार्जिन आप रखो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई बड़ा क्लाइंट हुआ और बड़े क्लाइंट्स ने कोई ऐसा ट्रेड कर दिया जिससे या तो गलत ट्रेड लग गया या वो मार्जिन नहीं दे पाया, या आपका कोई बहुत अच्छा, आप सोचते हो क्लाइंट बहुत अच्छा है, ठीक है, कहाँ भाग के जाएगा, लेकिन और आपने उसको एक्सेस मार्जिन फंडिंग कर दी किसी लालच में कि यार ब्रोकरेज मिल जाएगी। तो ब्रोकरेज कितनी सी मिलती है? बहुत ही कम। उसके बदले में आप रिस्क कितना बड़ा ले रहे हो। फिर एक चीज़ तो ये तो हो सकता है वो आपको ग्राहक जो है ना, ग्राहक के या तो गलत ट्रेड डालने से और आपसे कोई एरर हो गई तो वहाँ आपको ज़बरदस्त नुकसान हो जाए। और पास्ट में आप हिस्ट्री देखिए स्टॉक मार्केट की, तो अपने यहाँ भी बहुत बार वॉलेटिलिटी जनरेट हो जाती है कोई गलत ट्रेड मारने से, और फॉरेन के मार्केट्स में तो कई बार कई कंपनीज इस तरह की गलत ट्रेड से बर्बाद भी हो चुकी हैं। दूसरा क्या है कि आपका जो पोर्टफोलियो वॉलेटाइल है, आपने भी अपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, ब्रोकर जो है वो खुद का इन्वेस्टमेंट भी करता है। अब वो क्या है, वो ऊपर नीचे होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गया तो होगा क्या, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम आने वाली है, ना बहुत ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस मिलने वाले हैं, और जो आपने जो पोर्टफोलियो बनाया ना ये वाला, कौन सा खुद का, उसके भाव भी नीचे चले गए तो उसमें भी लॉस लगेगा, तो फिर आपका क्या होने वाला है। एक और बात, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बैरियर्स टू एंट्री है ना वो बहुत कम है। कोई भी आदमी जो है किसी भी मोतीलाल ओसवाल या आपका 5 पैसा या आदित्य बिरला मनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो मुझे नहीं लगता कोई 3 या 4 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है। तो कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त है। जब कंपटीशन ज़बरदस्त है तो वहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन में रेट्स कम होती हैं,
रेट्स कम होती है लेकिन आपको फैसिलिटी जो है, मान लीजिए आप डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं तो उसके बावजूद भी आपको पूरी फैसिलिटी आपको अपने ग्राहक को देनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या, स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, 2 में भी खुला लेता हूँ, 5 पैसों में भी खुला लेता हूँ, और इसमें ग्रो में भी खुला लेता हूँ, आदित्य बिरला में भी खुला लेता हूँ। इनिशियल छोटे मोटे जो पैसे लगेंगे वो तो लग जाएंगे, क्या हो गया। कई तो ऐसे हैं जो पैसे भी नहीं चार्ज करते, आप तो अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। तो अब इतना ज़बरदस्त कंपटीशन ऑन बोर्डिंग के लिए, अब मैं ट्रेड किस पे करूँ, जैसे मैं इससे पसंद नहीं आया उस पर करने लग जाऊँगा, क्या गारंटी है कि आप मेरे साथ ही ट्रेड करोगे, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रोकिंग कंपनी के साथ ही ट्रेड करो, क्या गारंटी है। और आप करते भी होंगे, आप में से कईयों के पास भी डिफरेंट जो है डीमैट अकाउंट्स होंगे, कहीं कभी किसी के साथ करेंगे, कभी किसी के साथ ट्रेड करेंगे। फिर कंप्लायंस, तो कंप्लायंस क्या है, सेबी रोज नए नए रेगुलेशंस लाती है। वो सेबी का काम है स्टॉक मार्केट की ऑर्डरली, यानी एक सुचारू रूप से आसान तरीके से ये शेयर मार्केट बढ़ता रहे किसी भी तरफ, यानी ब्रोकर की तरफ या कोई कंपनी की तरफ या किसी पर्टिकुलर और जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके फेवर में रेगुलेशन नहीं हो जाए। सेबी जो है इन्वेस्टर के फेवर में रेगुलेशन बनाती है, और जितने रेगुलेशन इन्वेस्टर के फेवर में बनाती है उतने टाइट इनके ब्रोकर्स के कंप्लायंस हो जाते हैं। तो कंप्लायंस करने की कॉस्ट होती है, आपको इतनी रिपोर्ट भेजनी है, आपको तो ये पर्टिकुलर आदमी ऐसा रखना ही पड़ेगा, ये कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, ये आपसे ऐसे वेरीफाई कराना पड़ेगा, आपको दिन में इतनी रिपोर्ट सेबी को भेजनी पड़ेगी। तो ये सारी की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ती जाती है। फिर जैसे मैंने कहा, डिजिटाइजेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम यहाँ पर, क्योंकि हर आदमी अब ऐप से काम करता है, तो आपको भी एक ऐप चाहिए। आपका ऐप उतना ही वर्सेटाइल होना चाहिए जितना आपके कॉम्पिटिटर का है। अगर आपके कॉम्पिटिटर का जो प्लेटफॉर्म है वो बेटर है तो आपके प्लेटफॉर्म से शिफ्ट होकर वो आपके कॉम्पिटिटर के प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको नए नए प्रोडक्ट लगातार इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और नए प्रोडक्ट जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको नई सेल्स फोर्स भी रखनी पड़ेगी। हो सकता है उसी सेल्स फोर्स से काम चला लें, लेकिन हो सकता है आपको अलग सेल्स फोर्स भी रखनी पड़े। फिर ये जो बिज़नेस है ये कैपिटल इंटेंसिव है। जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको वहाँ पर उनको फैसिलिटी देने के लिए, यानी कि उनको ट्रेडिंग की फैसिलिटी देने के लिए कुछ डिपॉजिट लिमिट लेने के लिए इसको बोलते हैं, तो लिमिट के लिए आपको पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे NSE BSE में। तो आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी लगातार बढ़ती रहती है। वो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कुत्ते बिल्ली की तरह ग्राहकों को लेने के लिए इनमें कॉम्पिटिशन होता है। और इस कारण से अभी जब तक बुल मार्केट चल रहा है या जब तक राइजिंग है, चाहे स्लो राइजिंग है चाहे फ्लैट है, जब तक लोगों में इस स्टॉक मार्केट के बारे में विश्वास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विश्वास कोई गलत विश्वास है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये ऐसा जीव है जो चढ़ता भी बहुत तेज़ है, गिरता भी बहुत तेज़ है, और लोग आते भी बहुत जल्दी हैं और निकलते भी बहुत जल्दी हैं। तो अभी कुछ समय से कोरोना से ये है 4-5 साल से हमारा मार्केट ने हम इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया, तो इन ब्रोकर्स की भी जो है वो चांदी हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं स्ट्रेंथ वीकनेस के जो हमने आपसे डिस्कस किए। शेयर में ख़रीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। आप जब भी शेयर ख़रीदें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के बात करके ख़रीदें। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।